प्रश्न संख्या 1 हम लोग पढ़ेंगे। इनमें से कौन सी बीमा योजना भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है? पहला विकल्प है पीएम जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत। दूसरा विकल्प है पीएम फसल बीमा योजना। तीसरा विकल्प है पीएम सुरक्षा बीमा योजना। चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। तो इन चारों विकल्प में से हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर वाला विकल्प उपरोक्त सभी, यानी कि भारत सरकार द्वारा प्रायोजित बीमा योजनाएं उपरोक्त के तीनों हैं, यानी कि पीएम जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत, पीएम फसल बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना। ये तीनों बीमा योजना भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि 4 नंबर वाला विकल्प। प्रश्न संख्या 2 हम लोग पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से भारत में बीमा उद्योग का नियामक रेगुलेटर कौन है? पहला विकल्प है भारतीय बीमा प्राधिकरण, ब्रैकेट में दिया हुआ है इंश्योरेंस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दूसरा विकल्प है बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तीसरा विकल्प है भारतीय जीवन बीमा निगम, ब्रैकेट में लिखा हुआ है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। चौथा विकल्प है भारतीय साधारण बीमा निगम, ब्रैकेट में लिखा हुआ है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में बीमा उद्योग का नियामक रेगुलेटर कौन है? कहने का तात्पर्य ये है, प्रश्न में पूछ रहा है कि बीमा उद्योग का नियामक यानी कि नियंत्रक या मालिक कौन है। आप इसको अपनी भाषा में समझिए, ठीक है। यानी कि बीमा उद्योग को ऑपरेट कौन करता है, उसका मालिक कौन है, यही पूछ रहा है प्रश्न में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि IRDAI, ठीक है। यानी कि 2 नंबर वाला जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 3 हम लोग पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का बीमा करता है? पहला विकल्प है भारतीय बीमा प्राधिकरण, दूसरा विकल्प है भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, तीसरा विकल्प है भारतीय जीवन बीमा निगम, चौथा विकल्प है HDFC जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तीसरा नंबर का विकल्प भारतीय जीवन बीमा निगम, यानी कि LIC सार्वजनिक क्षेत्र का बीमा करता है, ठीक है। यानी कि 3 नंबर वाला जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4 हम लोग पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विधि जोखिम ट्रांसफर से संबंधित है? पहला विकल्प है बैंक FD, दूसरा विकल्प है बीमा, तीसरा विकल्प है इक्विटी शेयर, चौथा विकल्प है भू संपदा, ब्रैकेट में लिखा हुआ है रियल इस्टेट। तो इन चारों विकल्प में से हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो प्रश्न में कह रहा है कि कौन सी विधि जोखिम ट्रांसफर से संबंधित है, ठीक है। तो बीमा जोखिम ट्रांसफर का एक उपाय है, ठीक है। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 2 नंबर वाला विकल्प बीमा। तो अब आप कहेंगे कि जोखिम ट्रांसफर होता क्या है? तो जोखिम को किसी और को दे देना। तो जब हम जोखिम को किसी और को दे देते हैं तो वो प्रक्रिया बीमा कहलाता है। तो हम बीमा के प्रक्रिया के द्वारा अपना जोखिम बीमाकर्ता को दे देते हैं, यानी कि कंपनी को दे देते हैं, तो वो जोखिम ट्रांसफर कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 2 नंबर वाला विकल्प बीमा। प्रश्न संख्या 5 हम लोग पढ़ेंगे। निम्नलिखित परिदृश्यों में किसके लिए बीमा की आवश्यकता हो सकती है? पहला विकल्प है परिवार का एकमात्र कमाने वाला जिसकी असामयिक मृत्यु हो सकती है। दूसरा विकल्प है किसी व्यक्ति का बटुआ, ब्रैकेट में लिखा हुआ है पर्स, गुम हो सकता है। तीसरा विकल्प है शेयर मूल्यों में बहुत तेजी से गिरावट आ सकती है। चौथा विकल्प है प्राकृतिक टूट फूट से घर का मूल्य कम हो सकता है। तो इन चारों विकल्प में से हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो हम लोग प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न में कह रहा है कि इन चारों विकल्प में से किसके लिए बीमा की आवश्यकता हो सकती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर वाला विकल्प परिवार का एकमात्र कमाने वाला जिसकी असामयिक मृत्यु हो सकती है। यानी कि परिवार में एकमात्र कमाने वाला है जिसकी समय से पहले मृत्यु हो सकती है, हम बीमा उसी का लेंगे, ठीक है। आप इसको अपनी भाषा में समझिए, ठीक है। तो परिवार के एकमात्र कमाने वाले की असामयिक मृत्यु से
पूरे परिवार को स्वयं ही अपनी देखभाल करने की स्थिति में जीवन बीमा की खरीद आवश्यक हो जाती है। ठीक है, यानी कि 1 नंबर वाला जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 6 हम लोग पढ़ेंगे, जोखिम पूलिंग के जरिए किए जाने वाले जोखिम ट्रांसफर को डैश कहते हैं। पहला विकल्प है बचत, दूसरा विकल्प है निवेश, तीसरा विकल्प है बीमा, चौथा विकल्प है जोखिम घटाना। तो इन चारों विकल्प में से सही उत्तर हो जाएगा तीसरा नंबर का विकल्प बीमा। तो हम लोग उत्तर को प्रश्न के साथ मिला करके पढ़ेंगे कि जोखिम पूलिंग के जरिए किए जाने वाले जोखिम ट्रांसफर को बीमा कहते हैं। तो ये सेंटेंस आप याद रखिएगा ताकि इस प्रकार का कोई भी प्रश्न दे तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर वाला विकल्प बीमा। अब आप कहेंगे कि पूलिंग क्या होता है, तो इसको आप याद रखिएगा कि जब एक जैसी संपत्ति या संपत्तियों के मालिक जो एक जैसी जोखिम वहन करते हैं फंड के सामूहिक पूल में अपना अपना अंश देते हैं तो उसे ही पूलिंग कहते हैं। अंश क्या हो जाएगा, जो वो प्रीमियम देते हैं वही उनका अंश हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 7 हम लोग पढ़ेंगे, जोखिम घटने के अवसरों को कम करने संबंधी उपाय को डैश कहते हैं। पहला विकल्प है जोखिम अपने पास रखना, दूसरा विकल्प है हानि रोकथाम, तीसरा विकल्प है जोखिम ट्रांसफर, चौथा विकल्प है जोखिम से बचाव। तो जैसा कि प्रश्न में दिया गया है तो इसको आप सरल तरीके से समझिए। कह रहा है कि जोखिम घटने के अवसरों को कम करने संबंधी उपायों को डैश कहते हैं। तो जहां जोखिम कम होता है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, हानि रोकथाम, यानी कि 2 नंबर वाला जो विकल्प है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब हम लोग उत्तर को प्रश्न के साथ मिला करके पढ़ेंगे। तो जोखिम घटने के अवसरों को कम करने संबंधी उपायों को हानि रोकथाम कहते हैं। ठीक है, यानी कि 2 नंबर वाला जो विकल्प है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 हम लोग पढ़ेंगे, बीमाकर्ता इंश्योरर को जोखिम ट्रांसफर करने पर यह डैश संभव हो जाता है। पहला विकल्प है हमारा अपनी संपत्तियों के प्रति लापरवाह होना, दूसरा विकल्प है हानि की स्थिति में बीमा से धन प्राप्त करना, तीसरा विकल्प है हमारी संपत्तियों में निहित संभावित जोखिमों को अनदेखा करना, चौथा विकल्प है शांतिपूर्वक अपने कारोबार को और अधिक प्रभावी बनाने की योजना करना। तो इन चारों विकल्प में से हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। प्रश्न में कह रहा है कि बीमाकर्ता को जब हम अपना जोखिम ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या संभव हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर वाला विकल्प, शांतिपूर्वक अपने कारोबार को और अधिक प्रभावी बनाने की योजना करना। यानी कि जब हम अपने ऊपर का जोखिम बीमाकर्ता को ट्रांसफर कर देते हैं या बीमा कंपनी को ट्रांसफर कर देते हैं तो हमें मानसिक शांति का अनुभव होता है, और जब हमें मानसिक शांति का अनुभव होता है तब हम अपने कारोबार को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं या बनाने की योजना कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर विकल्प के तौर पर दिया हुआ है कि शांतिपूर्वक अपने कारोबार को और अधिक प्रभावी बनाने की योजना करना। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर वाला विकल्प। प्रश्न संख्या 9 हम लोग पढ़ेंगे, आधुनिक बीमा कारोबार की शुरुआत डैश से हुई थी। पहला विकल्प है बोटमरी, दूसरा विकल्प है लॉयड्स, तीसरा विकल्प है रोड्स, चौथा विकल्प है मल्होत्रा समिति। तो इन चारों विकल्प में से हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो आप इसको याद रखिएगा कि आधुनिक बीमा कारोबार की शुरुआत लंदन के लॉयड्स कॉफी हाउस से हुई थी। यानी कि इन चारों विकल्प में से दूसरा नंबर का विकल्प लॉयड्स इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 10 हम लोग पढ़ेंगे, बीमा के संदर्भ में जोखिम अपने पास रखना ऐसी परिस्थिति की ओर संकेत करता है जहां पहला विकल्प है हानि या नुकसान की संभावना नहीं है, दूसरा विकल्प है हानि उत्पन्न करने वाली घटना का कोई मूल्य नहीं है, तीसरा विकल्प है संपत्ति को बीमा की सुरक्षा प्राप्त है, चौथा विकल्प है व्यक्ति स्वयं ही जोखिम एवं उसके प्रभाव को झेलने का निर्णय लेता है। तो इन चारों विकल्प में से हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो प्रश्न में कह रहा है कि बीमा के संदर्भ में जोखिम अपने पास रखना किस परिस्थिति की ओर संकेत करता है, यानी कि
हमारे ऊपर जो जोखिम है, जब हम उस जोखिम को खुद अपने पास रख लेते हैं तो क्या होगा? आप इसको इस प्रकार से समझिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, व्यक्ति स्वयं ही जोखिम एवं उसके प्रभाव को झेलने का निर्णय लेता है। जब हम रिस्क रिटेंशन करते हैं, यानी कि अपने ऊपर के जोखिम को खुद अपने पास रख लेते हैं, तो हम जोखिम एवं उसके प्रभाव को खुद झेलने का निर्णय ले लेते हैं। ठीक है। लेकिन रिस्क रिटेंशन के जस्ट विपरीत रिस्क ट्रांसफर, यानी कि हम अपने ऊपर के जोखिम को जब हम बीमा के द्वारा बीमाकर्ता को दे देते हैं, यानी कि रिस्क ट्रांसफर कर देते हैं, तो हमारे ऊपर के जोखिम एवं उसके प्रभाव से उत्पन्न होने वाली हानियों को हम क्या करते हैं? बीमाकर्ता को दे देते हैं। ठीक है। तो रिस्क ट्रांसफर और रिस्क रिटेंशन में आप अंतर भी समझ गए, और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर वाला विकल्प, व्यक्ति स्वयं ही जोखिम एवं उसके प्रभाव को झेलने का निर्णय लेता है। तो यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 हम लोग पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प है बीमा आस्ति की सुरक्षा करता है। दूसरा विकल्प है बीमा हानि की रोकथाम करता है। तीसरा विकल्प है बीमा हानि की संभावनाओं को कम करता है। चौथा विकल्प है संपत्ति की हानि होने पर बीमा भुगतान करता है। तो इन चारों विकल्प में से सही कथन क्या है, हमें चुनाव करना है। तो चौथा नंबर का जो विकल्प है, संपत्ति की हानि होने पर बीमा भुगतान करता है, यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 हम लोग पढ़ेंगे, 400 घरों में से प्रत्येक का मूल्य 20,000, औसतन 4 घरों में प्रतिवर्ष आग लग जाती है, जिससे कुल रुपया 80,000 की हानि होती है। इस हानि की क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्येक घर के मालिक को वार्षिक रूप से कितना अंशदान करना होगा? पहला विकल्प है रुपया 100, दूसरा विकल्प है रुपया 200, तीसरा विकल्प है रुपया 80, चौथा विकल्प है रुपया 400। तो इन चारों विकल्प में से हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। प्रश्न में कह रहा है कि 400 घरों में से प्रत्येक का मूल्य 20,000 रुपया है। ठीक है। और औसतन 4 घरों में प्रतिवर्ष आग लग जाती है। ठीक है। जिससे कुल 80,000 की हानि हो जाती है। इस हानि की क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्येक घर के मालिक को वार्षिक रूप से कितना अंशदान करना होगा? यानी कि 400 घर है, ठीक है, और प्रत्येक घर का मूल्य 20,000 रुपया है, और प्रत्येक वर्ष 4 घर को आग लग जाती है, जिससे 80,000 की हानि होती है। तो 400 घरों को 80,000 रुपये पुराने में कितना रुपए करके देना होगा? आप इसको इस प्रकार से समझिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 2 नंबर वाला विकल्प, 200 रुपया। ठीक है। यानी कि 2 नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 हम लोग पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प है बीमा कुछ लोगों की हानि को बहुत लोगों द्वारा आपस में बांटने की विधि है। दूसरा विकल्प है बीमा एक व्यक्ति के जोखिम किसी अन्य व्यक्ति के पास अंतरित करने की विधि है। तीसरा विकल्प है बीमा बहुत लोगों की हानि को कुछ लोगों द्वारा आपस में बांटने की विधि है। चौथा विकल्प है बीमा कुछ व्यक्तियों के लाभ को कई व्यक्तियों में अंतरित करने की विधि है। तो इस सेंटेंस को आपको याद रखना होगा कि बीमा कुछ लोगों की हानि को बहुत लोगों द्वारा आपस में बांटने की विधि है, यानी कि 1 नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 हम लोग पढ़ेंगे, बीमाकर्ता जोखिम स्वीकरण से पूर्व संपत्ति के सर्वेक्षण एवं निरीक्षण की व्यवस्था क्यों करते हैं? पहला विकल्प है मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु जोखिम आंकलन के लिए। दूसरा विकल्प है यह जानने के लिए कि बीमित ने संपत्ति की खरीद कैसे की है। तीसरा विकल्प है यह जानने के लिए कि क्या अन्य बीमाकर्ताओं ने भी संपत्ति का निरीक्षण किया है। चौथा विकल्प है यह जानने के लिए कि क्या पड़ोस की संपत्ति को भी बीमित किया जा सकता है। इन चारों विकल्प में से हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो प्रश्न में कह रहा है कि बीमाकर्ता जोखिम स्वीकार करने के पहले संपत्ति का जांच और निगरानी क्यों करता है, यानी कि संपत्ति का सर्वेक्षण एवं निरीक्षण की व्यवस्था क्यों करते हैं। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर वाला विकल्प, मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु जोखिम आकलन के लिए। यानी कि जोखिम स्वीकरण से पूर्व बीमाकर्ता, यानी बीमाकर्ता कंपनी को कहते हैं, बीमाकर्ता मूल्यांकन प्रयोजन के लिए जोखिम के आकलन हेतु संपत्ति के सर्वेक्षण और निरीक्षण की व्यवस्था करते हैं।
यानी कि 1 नंबर का विकल्प जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 हम लोग पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बीमा प्रक्रिया को पूर्ण रूप से समझाता है? पहला विकल्प है कई लोगों की हानि को कुछ द्वारा आपस में बांट लेना। दूसरा विकल्प है कुछ लोगों की हानि को कई लोगों द्वारा आपस में बांट लेना। तीसरा विकल्प है एक व्यक्ति द्वारा कुछ लोगों की हानि को बांट लेना। चौथा विकल्प है अनुदान के जरिए हानि की साझेदारी। तो इन चारों विकल्प में से 2 नंबर का जो विकल्प है कुछ लोगों की हानि को कई लोगों द्वारा आपस में बांट लेना, यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि बीमा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत कुछ लोगों जिन्हें दुर्भाग्यवश हानि का सामना करना पड़ता है की हानि को ऐसे लोगों के बीच आपस में बांटा जाता है जिनके सामने भी समान अप्रत्याशित घटनाओं या परिस्थितियों की संभावना है। ठीक है, आप इसको इस प्रकार से समझिए, यानी कि 2 नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 हम लोग पढ़ेंगे, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ था? पहला विकल्प है 2000, दूसरा विकल्प है 1999, तीसरा विकल्प है 2001, चौथा विकल्प है 2004। तो इन चारों विकल्प में से हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर वाला विकल्प 2000 ईस्वी, यानी कि भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी, यानी कि 1 नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 17 हम लोग पढ़ेंगे, मल्होत्रा कमेटी किस वर्ष स्थापित हुई थी? पहला विकल्प है 1997, दूसरा विकल्प है 1994, तीसरा विकल्प है 1993, चौथा विकल्प है 2001 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1993, यानी कि तीसरा नंबर का विकल्प जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 18 हम लोग पढ़ेंगे, भारतीय जीवन बीमा निगम किस वर्ष स्थापित हुई थी? पहला विकल्प है 1947, दूसरा विकल्प है 1956, तीसरा विकल्प है 1955, चौथा विकल्प है 1972। तो इन चारों विकल्प में से हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1956, यानी कि 2 नंबर वाला जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 19 हम लोग पढ़ेंगे, भारतीय जीवन बीमा निगम स्थापित हुई थी। पहला विकल्प है भारत के राष्ट्रपति के आदेश से, दूसरा विकल्प है संसद के कानून से, तीसरा विकल्प है भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा, चौथा विकल्प है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से। तो इन चारों विकल्प में से हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा संसद के कानून से भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी। ठीक है, यानी कि 2 नंबर का विकल्प जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 20 हम लोग पढ़ेंगे, भारत सरकार ने गैर जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया? पहला विकल्प है 1947, दूसरा विकल्प है 1956, तीसरा विकल्प है 1972, चौथा विकल्प है 1977। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तीसरा नंबर का विकल्प 1972, यानी कि भारत सरकार ने गैर जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण 1972 ईस्वी में किया था, यानी कि तीसरा नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।